शुरुआत अंतिम प्रहार की करते हैं, जिसकी तैयारी छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ है। मुठभेड़ हुई जिसमें 32 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और आज इसी पर चर्चा हम करने वाले हैं। सर्चिंग के दौरान 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई। नेंदूर और थुलथुली गांव के बीच जंगल में फायरिंग हुई है। एक तरफ जहां नक्सली लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे, तो उनका जवाब यहां मोर्चे पर तैनात जवान दे रहे थे। 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए। इनके पास से AK-47, SLR, LMG और कार्बाइन भी मौके से बरामद हुए हैं। कई अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। DRG का एक जवान जरूर घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस साल अब तक बस्तर रेंज में 185 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। नक्सल एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग ली है। सीएम ने फोन पर अमित शाह से भी बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और एक लक्ष्य रखा गया था मार्च 2026 का कि देश भर से 2026 में नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा, यानी कि साल 2026 नक्सलियों के लिए आखिरी साल होगा पूरे देश में। अंतिम प्रहार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। लगातार जो रणनीति बनाई गई है जवानों की ओर से, वो सफलता दिलाती जा रही है। तो बता दें आपको, सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जो हुआ उसमें 32 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। एक तरफ नक्सली जो लगातार जिनका खात्मा हो रहा है, लाल आतंक पर प्रहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ कई ऐसे नक्सली हैं जो अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और लगातार जवान लीडरशिप को कमजोर कर रहे हैं, यानी कि नक्सलियों के जो बड़े लीडर हैं उन्हें भी ऑपरेशन में ढेर किया जा रहा है। तो जड़ों पर प्रहार करने का काम जवानों की ओर से हो रहा है। और इस बार जो रणनीति तैयार की जा रही है, जो जिस प्लानिंग के तहत छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है नक्सलियों के खात्मे का, उसके तहत एक के बाद एक लगातार सफलता भी मिलती नजर आ रही है। तो ऐतिहासिक प्रहार और इस ऑपरेशन को छत्तीसगढ़ का अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है, क्योंकि एक साथ मुठभेड़ में 32 नक्सलियों को मार गिराया गया है, उन्हें ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। नेंदूर और थुलथुली गांव के बीच जंगल में यह फायरिंग हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाई लेवल मीटिंग भी ली है और साथ ही ये भी आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाने वाले हैं। और चलिए चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनसे पहले आपका तारुफ करवा देती हूँ। नक्सल एक्सपर्ट मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही पूर्व DGP रामनिवास यादव जी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ सर। बातचीत करेंगे, लेकिन किन बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं ये जरा दर्शकों तक जल्दी से पहुंचा देते हैं। अंतिम प्रहार की तैयारी से माना जा रहा है जो कल बड़ी मुठभेड़ हुई, लेकिन आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर यह अंतिम प्रहार की तैयारी है। नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन जो 2026 की रखी गई है, उसके तहत यह बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यह बड़ा ऑपरेशन जो हुआ है, इसी के साथ अमित शाह ने मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय की है। मीडिया के सामने ये डेडलाइन उन्होंने रखी है। 2026 तक देश को नक्सल मुक्त किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। 24 अगस्त को रायपुर में शाह ने डेडलाइन घोषित की थी और पिछले 9 महीनों की अगर बात करें, जनवरी से लेकर सितंबर तक की, तो 9 महीने में करीब 200 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, जिनमें कई बड़े लीडर्स भी शामिल हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर सफलता कैसे मिल रही है जवानों को। आखिर ऐसी किस तरह की रणनीति में बदलाव हुआ कि सफलता पे सफलता लगातार जवान हासिल करते जा रहे हैं, तो वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र और राज्यों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। केंद्र और राज्यों के बीच, फोर्स के बीच जिस तरह का कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है, नक्सल प्रभावित राज्यों में अच्छा समन्वय। अमित शाह का नक्सल ऑपरेशन पर इस वक्त पूरी तरह से फोकस है। सरकार ने नक्सलियों का नेटवर्क दरअसल ध्वस्त कर दिया है। इसी के साथ
फोर्स में स्थानीय लोग होने से मुखबिर तंत्र बहुत मजबूत हुआ। विकास योजनाओं के चलते आम लोगों का विश्वास अब सरकार के प्रति बढ़ने लगा है। फोर्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया गया है, यानी कि अत्याधुनिक हथियार, वेपन्स उन जवानों तक पहुंचाए जा रहे हैं जिससे नक्सलियों का खात्मा हो सके। तो ये वो बिंदु हैं जो लगातार सफलता दिलवा रहे हैं जवानों को। अब इसे और भी विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश हम अपने मेहमानों से भी करेंगे, लेकिन ये ऐतिहासिक प्रहार, महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकार का भी बराबर जो है सहयोग मिल रहा है। ऊपर से जवानों फोर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसका लाभ जरूर नक्सलियों के खात्मे के लिए मिलता दिखाई दे रहा है। और हम मेहमानों का रुख करते हैं, समझने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी भी जुड़े हैं, नक्सल एक्सपर्ट, और इसके साथ ही पूर्व डीजीपी रामनिवास यादव जी भी, और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत। सबसे पहले मनीष गुप्ता जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। क्या ये अंतिम प्रहार की तैयारी है? क्योंकि जनवरी से लेकर सितंबर तक करीब करीब 185-200 के करीब नक्सलियों का खात्मा हुआ है। इतनी संख्या में नक्सलियों को ढेर किया गया है। क्या ये अंतिम प्रहार की तैयारी? और कल हुआ छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। नहीं, निश्चित रूप से जया जी, जिस प्रकार से घटनाक्रम बदला है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नई सरकार के आने के बाद जो फोर्स ने गियर बदला है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर आपके पास कमिटमेंट है, आप जो है उस पर एक संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि सफलता आपके कदम चूमती है। और देखिए, फोर्स पहले भी थी यहाँ पर, जवान जो है पहले भी ऑपरेशन करते थे, लेकिन इस प्रकार की सफलताएं नहीं मिलती थी। और लेकिन नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से अमित शाह ने और शुरुआती दौर पर उन्होंने ये फोर्सेस को एक संकेत दिया कि इस बार हमको एक निर्णायक लड़ाई लड़नी है, और केंद्र और राज्य में दोनों में एक ही सरकार के आने के कारण जो है एक थोड़ा सा सपोर्ट जो है सेंट्रल और स्टेट दोनों का मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नक्सल मोर्चे पर जवानों को अद्वितीय सफलता मिल रही है, अद्भुत सफलता मिल रही है, जिसकी हम पहले कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। देखिए जया जी, मैं बताना चाहूंगा कि दिसंबर के पहले जब पुरानी सरकार थी, तब भी हम लोग मीडिया के लोग बार बार इस बात पे चर्चा करते थे कि अब सरकार जो है नक्सल मोर्चे पर आक्रामक और निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रही है। लेकिन तब हमको भरोसा ही नहीं होता था, क्योंकि हम पिछले 3-4 दशकों से लगातार देख रहे हैं कि फोर्स जो है लड़ाई जरूर लड़ती है, लेकिन इस प्रकार की सफलताएं नहीं मिलती। दिसंबर के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक जहां पे फोर्स पहुंच रही है वहां पर नक्सली मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, अचूक रणनीति। कहीं ना कहीं फोर्स को बहुत कम नुकसान हुआ है, और नक्सलियों के मान में घुस करके जिस तरीके से ऑपरेशंस किए गए हैं, ये अपने आप में अद्वितीय है। और अपने आप में बस्तर की फोर्स या छत्तीसगढ़ की फोर्स की जो दक्षता, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं हमारे जवान जो है सक्षम जरूर है, लेकिन अगर उनको ऊपर से सहयोग मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, तो कोई भी जो इस प्रकार की समस्याएं जो है वो दूर करने में सक्षम है, और अंदर घुस करके नक्सलवाद का सफाया करने में जो है वो पूरी तरीके से हमारी फोर्स सक्षम है। निश्चित तौर पर, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है कि दिसंबर के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ और ऐसा कौन सा बदलाव आ गया जिसके चलते लगातार जनवरी महीने से सफलता पे सफलता जवानों को मिलती जा रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। रामनिवास यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रामनिवास जी, क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे, जिस तरह से लगातार सफलताएं मिल रही है, इसके पीछे की आप अभी तक क्या एनालिसिस कर पाए हैं, क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को और वहाँ की जनता को, सरकार को बधाई देता हूँ कि ये बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें जैसे गुप्ता जी ने बताया है कि यदि ऊपर से एक दिशा निर्देश क्लियर हो, स्पष्ट रूप से यदि पुलिस बल को, प्रशासन को दिशा निर्देश मिलता है कि किस दिशा में जाना है, तो फिर सफलता जो है वो काफ़ी हद तक प्राप्त हो जाती है।
दूसरा ये है कि अभी बीते वर्षों के अंदर छत्तीसगढ़ पुलिस ने विशेषकर बस्तर के अंदर जो एक तरीके से एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो एसपीओ के रूप में, फिर स्पेशल एसटीएफ के रूप में और बस्तर टाइगर्स के रूप में जो भर्ती किए गए हैं, उससे क्या है कि वहीं के स्थानीय जो हमारे जवान हैं, जो पहले नक्सलवाद की तरफ भी उनका रुझान हो गया था, वो पुलिस बल के अंदर हैं, तो एक एक चीज को वहाँ जानते हैं, कौन सा नदी है, कौन सा नाला है, कौन सी पहाड़ी है, किस दिशा में जाना है जी। जो बारीक से बारीक जानकारी उनके पास है और मनोबल उनके साथ है, और इसलिए वो वहाँ पे अभूतपूर्व सफलताएं मिल रही हैं और ये बहुत बड़ी सफलता है यहाँ पे। और मैं कहूँगा कि ये एक तरीके से जो भारत सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का, वहाँ के जो एक साथ साथ जो उन्होंने विकास की भी धारा पकड़ी है, उसका भी एक सफलता है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं और बहुत अच्छा काम हुआ। निश्चित तौर पर, और जिस तरह से विकास की धारा बह रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम ऐसी सुविधाएं थी जो आदिवासियों तक, ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही थी, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि नक्सलवाद का उदय हुआ। और अब क्योंकि ये सुविधाएं सरकार के द्वारा जनता तक पहुंच रही हैं, आदिवासियों तक पहुंच रही है, और जनता के मन में सरकार के प्रति विश्वास बहुत ज्यादा पैदा होने लगा है। शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, आपने बात सुनी, दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप क्या मानते हैं इसके पीछे? दिसंबर से ऐसा कौन सा बदलाव हो गया जिसके बाद हम देख रहे हैं एक के बाद एक सफलताएं हमारे जवानों को मिल रही हैं, और अंतिम प्रहार इसे कहा जा रहा है, क्योंकि 2026 तक का तो टारगेट भी सेट किया गया है। देखिए, मैं अगर उस बदलाव का नाम लेना चाहूंगा तो भले ही ये बात इंडिविजुअल लगे, लेकिन ये नाम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। ऐसा नहीं है कि इसके पहले नक्सल घटनाएं किसी सरकार के समय ज्यादा होती थीं या कम होती थीं, या फोर्स को फ्री हैंड मिलता था, नहीं मिलता था। फोर्स जब शत्रुओं से निपटने के लिए आगे बढ़ती है तो फिर उसके नियम कायदे यही होते हैं कि वो उन लोगों को जो देश के खिलाफ हैं, जो देश की जनता के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ें, उन्हें समाप्त करें। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक साफ डायरेक्टिव आता है, मैं कुछ समय पहले, अभी 1 महीने पहले जब छत्तीसगढ़ में था, तो एक सीनियर आईपीएस छत्तीसगढ़ के मेरी बात हो रही थी, तो वो मैस्मराइज थे। वो कह रहे थे इस तरह के डायरेक्टिव्स, वो उस मीटिंग में थे जिसमें अमित शाह जी थे। उन्होंने कहा उनका साफ निर्देश है कि जो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उन्हें वापस लौटाइए, और जो हिंसा के रास्ते पे नक्सली आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई रियायत बरतने की जरूरत नहीं है। तो जब ये मैसेज केंद्रीय सुरक्षा बलों को जाता है, उनके प्रमुखों को जाता है, और उनके मार्फत नीचे तक, जवानों तक पहुंचता है, तो फिर एक अलग शैली बन जाती है। क्योंकि अमित शाह जी चीजों को बहुत अलग तरीके से, इस नजरिए से देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं देश के विकास में बाधक हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और जैसा मनीष जी कह रहे थे कि चूंकि अब राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो जो भी निर्देश हैं ये ऊपर से नीचे आते हैं, और ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में होना ही चाहिए कि कुछ मुद्दों पर हमारी नीति अपरिवर्तित रहनी चाहिए। ऐसी मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए कि सरकार बदलती है तो ऐसा मैसेज जाता है कि उन तत्वों के खिलाफ जो देश के खिलाफ हैं उनको लेकर कुछ नरमी बरती जाएगी, या अब कुछ दूसरा एटीट्यूड होगा, क्योंकि ये ठीक नहीं, और ऐसा होता भी नहीं। मैं नहीं मानता कि कोई सरकार देश के हितों के खिलाफ जाना चाहेगी, लेकिन कई बार कुछ नीतियों के चलते ऐसे परसेप्शन बन जाते हैं कि ऐसा माना जाने लगता है कि इस सरकार का रुख नक्सलियों को लेकर थोड़ा भिन्न है जी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अभी लंबी लड़ाई है। नक्सलियों का रसद, उनको मिलने वाली मदद, जिसके तार देश के बाहर भी जुड़ते हैं, कहां से जुड़ते हैं ये सब इंटेलिजेंस भी जानता है, और सुरक्षा एजेंसियां और तमाम एक्सपर्ट्स भी जानते हैं। ये एक दिन में चुटकी बजाकर हल करने वाली समस्या नहीं है। आपको जहां से मदद आ रही है वो तार तोड़ने होंगे, और जब ऐसी बड़ी घटना होती है तो नक्सली 2 तरीके से रिटेलिएट करते हैं। एक तो आम आदमी पर वो दमन चक्र चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसको लेकर सावधानी बरतनी होगी, और दूसरा वो लंबी चुप्पी के बाद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का षड्यंत्र बुनेंगे, तो उसको लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि बधाई के पात्र है राज्य और केंद्र सरकार इसके लिए, लेकिन भविष्य की सावधानी
बहुत जरूरी है, क्योंकि नक्सली रिटेलिएट जरूर करने की कोशिश करेंगे और हमें सावधान रहना होगा। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बातें शरद जी आपने कही है और इसे जरा मनीष जी के जरिए ही समझने की कोशिश हम करते हैं। मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले रायपुर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ गौरव शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ गए। अपडेट जरा उनसे ले लेते हैं, जो कल एक बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में हुआ है। गौरव, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि ये बताया जा रहा है 31 नक्सलियों को ढेर किया गया, 30 के शव भी बरामद कर लिए गए, और क्या कुछ अपडेट अभी तक आपके पास पहुंचा है? सबसे महत्वपूर्ण, नीति का मारा जाना, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। जी जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे बॉडी रिकवर हुई है उस हिसाब से जो बड़े नक्सली हैं जिन पर बड़ा इनाम था उसका भी खुलासा होते जा रहा है। और अभी यदि हम बात करें तो फोर्स के जो जवान हैं वो दंतेवाड़ा के में है, वहां पर ये इंतजार कर रहे हैं। कल जो घटना स्थल था उस घटना स्थल से जो जवान है वहां पर से जो नक्सलियों के शव है उसे लेकर आगे बढ़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 घंटे का समय वहां पर लगेगा, जहां पर पुलिस के जवान तैनात हैं, ताकि जो नक्सलियों के शव को लेकर जब जवान वहां से पहुंचते हैं तो उनको हेल्प की जाए, किसी भी तरीके से वहां पर दिक्कत ना हो। क्योंकि लगातार जो वहां पर एक डर बना रहता है, सबसे बड़ी चुनौती रहती है जब नक्सलियों के शरीर को लेकर जब पहुंचते हैं, शव को लेकर पहुंचते हैं, तो जवानों के कंधों में उनके शरीर रखे होते हैं। 2 जवानों के में एक शरीर रहता, शव रहता है, तो उसे लाना एक बड़ी चुनौती रहती है। और तुम्हारी गुड़ा जो क्षेत्र है वहां पर जवान जो है वो खड़े हुए हैं और अपने जो साथी है जो कल इस पूरे मुठभेड़ में शामिल थे उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगले 1 घंटे में तमाम लोग जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। जी बहुत धन्यवाद आपका गौरव, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और अब रुक करते हैं मेहमानों का, मनीष गुप्ता जी से समझना चाहेंगे, क्योंकि सावधानी बरतने की बात शरद जी की ओर से भी कही गई है कि बहुत जरूरी है कि अगर हम इस तरह का प्रहार कर रहे हैं तो नक्सली चुप बैठने वालों में से नहीं है। और मनीष गुप्ता जी, हमने कई बार देखा है कि बार बार नक्सल रिवाइव होता है, बैकफुट पर ले जाने की बात नक्सलियों को जरूर कही जाती है, लेकिन उस बैकफुट पर वो नक्सली बने रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि अभी तक जो भी ऑपरेशंस हुए हैं, अगर फोर्स अपनी बैरक में रहेगी तो नक्सली सड़कों पर आएंगे, फोर्स अगर जंगल जाएगी तो नक्सली बैकफुट पर आएंगे। ये बहुत क्लियर कट एक मानक बना हुआ है। और जब जब फोर्स ने उस इलाके में अपनी गश्त तेज की है, सर्चिंग तेज की है, नक्सलियों को बैकफुट पर आने पर मजबूर होना पड़ा है। देखिए, जो बस्तर का जो इलाका है, जिस तरीके के हालात हैं बस्तर के, और जिस पद्धति से नक्सली लगातार मतलब अभी तक पिछले 4-5 दशकों की अगर हम बात करें, बस्तर में अपना वजूद स्थापित किए हुए हैं, वो उनकी छापामार पद्धति है, जिसे हम गुरिल्ला वार कहते हैं। आमतौर पर नक्सलियों का सिद्धांत ही यही है कि जब दुश्मन मजबूत हो तब आप बैकफुट पर आ जाओ, और जब दुश्मन कमजोर हो तब आप फ्रंट फुट पर आकर के दुश्मन पर पूरी ताकत से प्रहार करो। तो यही कारण है कि नक्सली जो छिप करके वार करते हैं और जो उनकी गुरिल्ला पद्धति है, वो उनकी अब तक की सफलता का सबसे बड़ा कारण रही है। रही बात की अभी जैसे शरद जी भी कह रहे थे कि इससे जो है हमको कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और सतर्कता बेहद जरूरी है, क्योंकि नक्सली कब किस तरीके से प्रहार करेंगे ये कोई नहीं जानता, और उनका प्रहार बहुत घातक होता है। और जिस प्रकार हम ताड़मेटला, रानी बोतली जैसे कांड देख चुके हैं, झीरम जैसा कांड देख चुके हैं, ये इस बात का द्योतक है कि नक्सलियों की रणनीति बहुत आक्रामक और मारक होती है। हमें सतर्क जरूर रहना चाहिए, और सतर्कता के बिना हम सफलता भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और जिस तरीके से जवानों ने एक बात और कहना चाहूंगा मैं, एक कहावत है कि बिना अपना व्यक्ति जो है वो दरबार नहीं जाता। देखिए, मुझे लगता है कि नक्सल मोर्चे पर जब से स्थानीय फोर्स की भर्ती हुई है, स्थानीय लोगों की भर्ती हुई है, तब से नक्सलियों के मामले में हमारी फोर्स काफी आगे बढ़ी है। और जिस तरीके से इनको अभी बस्तर फाइटर्स हो, बस्तर बटालियन हो, डीआरजी के जवान हो, ये जो लोकल बंदे हैं, अभी रामनिवास जी जैसे कह रहे थे
कि जी। जिस प्रकार से लोकल बंदे आकर के वहां की पूरे टेरेन की जानकारी उनको है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ जंगल है, कहाँ नक्सली किस प्रकार से अटैक कर सकते हैं। जब ये चीजें पुलिस को मिल गई और जी, हमारे जवान इस पद्धति में दक्ष हो गए, तो ये उनको ये सफलताएं बात मिलने बहुत लगती। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात मनीष जी आपने कही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ नक्सली जो अब मुख्य धारा में नहीं जुड़ना चाहते, जो हिंसा का रास्ता अपनाना चाहते हैं, उनके तो खात्मे को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, और कुछ नक्सली ऐसे हैं जो मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही वो नक्सली भी हैं जो अब जवानों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर, अभी तक जिन नक्सलियों की बात हम कर रहे थे, जो नक्सली लगातार ग्रामीणों को निशाना बना रहे थे, जवानों को निशाना बना रहे थे, अब वही नक्सली जवानों के साथ मिलकर अपने ही साथी नक्सलियों के खात्मे के लिए रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस, जिन्होंने इसे हाथ में लिया है कि 2026 तक नक्सलियों का खात्मा करना है, ये डेडलाइन उन्होंने तय की। जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, क्या कहा था उन्होंने, पहले वो सुनिए और उसके बाद रामनिवास यादव जी का रुख करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। तो देखिए, अमित शाह को आपने सुना, उन्होंने डेडलाइन 2026 की रखी, लेकिन साथ ही से अंतिम चरण भी बताया, यानी कि हम अब अंतिम चरण में हैं जब नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा। रामनिवास यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। यादव जी, बस्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह की है कि इसे भेद पाना बहुत ज्यादा दुर्गम होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और चुनौतियां क्या कुछ पेश आ सकती हैं जवानों के सामने, क्योंकि इसे अंतिम चरण भी अब कहा जा रहा है, जैसा कि आपने अमित शाह जी को सुना। बस्तर जो है अपने आप में ही वहाँ के जो नदी हैं, नाले हैं, पहाड़ी हैं, जंगल है, और वहाँ की स्थानीय भाषा भी हर 10-15 किलोमीटर तो भाषा भी बदल जा रही है जी। और यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि 2 मिलिट्री कंपनी अभी भी माड़ के अंदर और उस रीजन के अंदर हैं। जब तक कि मिलिट्री कंपनी पे एक तगड़ा प्रहार होगा, ये बिल्कुल ठीक है, अभी तक बहुत चीजें अच्छी सफलताएं मिली हैं, लेकिन अंतिम रूप से जब तक मिलिट्री कंपनी वो समाप्त होंगी, जिसमें कि माड़ और उस रीजन के अंदर 2 हैं, तो उस समय हम ये कह सकेंगे कि हाँ, ये एक तरीके से समाप्त हो गया है। और उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस काफी सक्षम है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी से भी जो अगला, क्योंकि इनके साथी जब लगातार पेरिफेरी के साथी मारे जा रहे हैं तो उनको भी बचने की कोई जगह मिलेगी नहीं। और जैसे हमारे शरद भाई ने बताया कि नक्सली मौका लगा के मनोबल तोड़ने के लिए कभी बहुत ऐसा वो कोशिश करेंगे, तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अपना ध्यान पूर्वक रहें, क्योंकि एक भी कैजुअलिटी होती है तो पुलिस फोर्स भी उस पर बैक फुट पे जाती है और सफलता वही मानी जाती है जब तक कि पुलिस की कैजुअलिटी ना हो, दूसरी तरफ से कैजुअलिटी हो, तो मनोबल तो अति उत्साह नहीं हो। बिल्कुल। और मिलिट्री कंपनी की तरफ जो है केंद्रीय बल और स्थानीय बल वो काम करेंगे तो ये अंतिम रूप ले लेगा। जी, शरद जी, आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। विचारधारा के तौर पर आप कितना कमजोर पाते हैं नक्सलियों को, क्योंकि जिस सपने को लेकर ये आगे बढ़े थे वो तो पूरा हुआ नहीं। कई नक्सली, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, लीडरशिप को कमजोर करने की कोशिश जवानों की ओर से हुई है, क्योंकि कई बड़े नक्सलियों को ढेर कर दिया गया जिनके ऑर्डर को फॉलो नक्सली करते थे। विचारधारा के तौर पर भी क्या कमजोर होना सफलता के पीछे एक बड़ी वजह मानते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल किया जया आपने, बिल्कुल सही बात है, यही सबसे बड़ी वजह है। देखिए 70 के दशक में जब पश्चिम बंगाल से नक्सलबाड़ी मूवमेंट शुरू हुआ तो वो भूमि सुधारों को लेकर था। वहाँ जागीरदारी जो प्रथा थी उसकी वजह से शोषण की अनेक कहानियां थी। और अगर आप 80 के दशक से चलें और थोड़ा और आगे बढ़ें तो आप ये पाएंगे कि जो एक रिफॉर्म हुआ है भारत में, वो 90 के दशक में उदारीकरण के बाद हमारी अर्थव्यवस्था भी आमूल चूल बदली है और वेलफेयरिज्म यानी कल्याणवाद की राजनीति का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो समाज के, जिसको आप कह सकते हैं कि वो प्रो पुअर है पूरी तरह से। आज आप देखिए कि देश के 80 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या उसके आसपास हैं, उनको सरकार कोविड के समय से मुफ्त अनाज दे रही है। आज महतारी वंदन जैसी योजना है जिसका पूरा लाभ आदिवासी बहनों को भी पूरी शक्ति से मिल रहा है और इसके अलावा कैश सब्सिडी की भी अनेक योजनाएं हैं।
तो जो शोषण का नारा नक्सलियों ने देकर झारखंड में, उड़ीसा में, आंध्रा में, छत्तीसगढ़ में अपनी जड़ें जमाई थी, वो नारा बेमानी हो गया है। फिर नक्सली जब आए संपर्क में, तो सत्ता के संपर्क में भी वो आए। कुछ राजनीतिक दलों ने भी जीतने के लिए साठगांठ की उनसे नक्सली प्रभावित इलाकों में, और वो उगाही के काम में भी जुटे, क्योंकि करोड़ों अरबों के काम होते हैं और ठेकेदारों से उगाही की शिकायतें मिली और लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को परेशान करने और दूसरी घटनाएं उत्पीड़न की भी सामने आई। इससे उनका आधार कमजोर हुआ है, लेकिन देश विरोधी ताकतें उन्हें सपोर्ट करती हैं। और एक चीज, हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े हैं, मैं नहीं जानता कि हमने नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर, हमारे पास विश्व स्तर के रिसर्च और शोध संस्थान है। आज हम युद्ध का भी और रिसर्च का भी एक बड़ा सामान तैयार कर रहे हैं, और अब तो हमारी गिनती ऐसे देश में भी होती है जो इस तरह की चीजें तीसरी दुनिया के देशों को और कुछ विकसित देशों को भी बेच रहा है। हमें नक्सल प्रभावित इलाकों को डिजाइन करके रिसर्च करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि इजराइल और लेबनान और ईरान के युद्ध में किस तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। आप सिर्फ एक जगह बैठे बैठे अपने दुश्मन के बारे में सब जान जाते हैं, चाहे वो अबूझ माड़ हो, चाहे ताड़ मेटला हो, चाहे कितना भी अंदरूनी इलाका हो। तो हमारे रिसर्च का एक बड़ा हिस्सा इन नक्सल प्रभावित इलाकों में इस तरह से डिजाइन होना चाहिए, इस तरह से वो कंप्यूटर गाइडेड और ड्रोन गाइडेड होना चाहिए कि उनकी हर एक्टिविटी की जानकारी हमारे पास हो, और हम बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के उनको बहुत ताकत से नुकसान पहुंचा सके। जया। निश्चित तौर पर शरद जी, और क्योंकि सबसे पहले तो ये वजह मानी गई जिसका आपने भी जिक्र किया, जो तमाम तरह के अत्याचार हुए, सुविधाओं का ग्रामीणों तक, आदिवासियों तक ना पहुंचना, अशिक्षा, इसके साथ ही विकास कार्यों की उपेक्षा, और ये सबसे बड़ी वजह थी कि आम इंसान यानी कि आदिवासियों, स्थानीय लोगों और इसके साथ ही नक्सलियों का गठबंधन लगातार मजबूत होता चला गया। लेकिन अब अगर खात्मा हो रहा है तो उसके पीछे की वजह भी इसे ही माना जाएगा, जिस तरह से ग्रामीणों का भरोसा सरकार पर बढ़ा है, जिस तरह से समन्वय दिखाई दे रहा है, योजनाओं का लाभ जो आम जनता तक, और सबसे बड़ी बात, पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंच रहा है। अगर बस्तर जैसे दुर्गम इलाके में स्कूलों का खुलना, वहां पर बच्चों का स्कूल जाना या स्वास्थ्य सुविधाओं का लोगों तक पहुंचना, तमाम तरह की सुविधाएं अगर लोगों तक पहुंच रही है, तो ये भी एक सबसे बड़ी वजह है कि ग्रामीण अब नक्सलियों को छोड़कर जवानों पर विश्वास कर रहे हैं, और इसलिए नक्सलियों के खात्मे के तहत लगातार सफलताएं जवानों को मिलती दिखाई भी दे रही है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मनीष गुप्ता जी, इसके साथ ही रामनिवास यादव जी और शरद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब की बार इसे अंतिम प्रहार ही कहा जाएगा। लगातार सफलताएं जवानों को मिल रही है, और अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि 2 महीने का वक्त अभी बाकी, 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है नक्सलियों के खात्मे को लेकर, और उसे अंतिम चरण अमित शाह ने कहा है।